दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पास पहले तो रुधिर वाहिनिकाएं मतलब ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, धमनियाँ, शिराएं, केशिकाएं। अब इनको हम एक एक करके तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि धमनियाँ क्या होती हैं। तो देखिए शरीर में जितने भी रुधिर हैं उसको ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनी करती है। और नीलय के संकुचन से धमनी जो है वह रक्त को ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। अलग अलग शरीर के अंगों में पतली होती जाती है, ठीक है। तो जो पतली पतली संरचना होती है उसे हम कहते हैं धमनिका, ठीक है। ये है धमनिका और इसमें ही बहुत सारे इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। अब देखिए धमनी जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, मतलब शीरा के मुकाबले ये जो सतह, इसकी जो सतह होती है धमनी की, वह बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। और इसमें इलास्टिन तंतु की मात्रा जो है बहुत पाया जाता है। देखिए धमनी की दीवारें जो होती है वह 3 प्रकार की होती हैं। पहला है बाह्य स्तर। बाह्य स्तर जो होती है मतलब बाहरी स्तर, ठीक है। बाहरी स्तर जो होती है उसमें लंबवत रेखित पेशी तंतु पाई जाती है। लंबवत अरेखित, लंबवत तो होंगी लेकिन अरेखित होंगी, ठीक है, रेखित नहीं होंगी। और पेशी तंतु होंगी, तंत्रिका तंत्र होते हैं, लसिका वाहिनियाँ होती हैं और स्टालिन तंतु होती हैं। यही स्टालिन तंतु इसमें पाई जाती हैं। मध्य स्तर देखते हैं। मध्य स्तर मतलब वर्तुल अरेखित पेशी तंतु, मतलब जो वर्तुल अरेखित पेशी तंतु जो होता है वह वृत्ताकार संरचना वाला होता है, मतलब गोलाकार होगा, ठीक है। तंत्रिका तंतु भी पाया जाता है इसमें और कोलेजन तंतु, तो कोलेजन तंतु भी इसमें पाए जाते हैं। कोलेजन तंतु मतलब कोलेजन के ही तंतु होते हैं, मतलब उसके जो जाली जैसी संरचना होती है या कहें धागे जैसी संरचना होती है उसी को कोलेजन तंतु कह रहा है। और ये क्या करता है? लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। अब अंतः स्तर। अंतः स्तर क्या है? मतलब अंदर का स्तर, ठीक है। अंदर का स्तर जो होता है वह एंडोथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। ये एंडोथेलियम कोशिका क्या है? देखिए एंडोथेलियम कोशिका जो होती है वह अंदर में एक स्तर प्रदान करती है, एक स्तर बनाती है, मतलब मध्य स्तर के अंदर जो है उसको अंतः स्तर बोल रहे हैं। इसी अंतः स्तर को ही आप एक प्रकार से समझिए कि एंडोथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। देखिए अब हम समझते हैं कि शिराएं क्या होती हैं। तो शिराएं क्या करती हैं कि जितने भी ऑक्सीजन विहीन रुधिर हैं उसको लाने का कार्य करती हैं, ठीक है। अब देखिए शिराएं की जो नली होती है लंबी होती है और इसकी जो स्तर होती है परत होती है वह पतली होती है, लेकिन अंदर की जो गुहा होती है मतलब अंदर की जो जगहें होती है वह मोटी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें इलास्टिन की मात्रा पाई जाती है। एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि धमनी में इलास्टिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा थी। तो उसमें क्या था कि अगर रक्त की कमी हो जाती है किसी वजह से तो वो चिपकते नहीं थे आपस में, ठीक है ना। जैसे कि अगर ये नली है, ये नली है, इसमें इलास्टिन की मात्रा बहुत है तो इसमें रक्त बह रहा है। अगर रक्त नहीं है तो ये आपस में चिपकते नहीं हैं, ये आपस में नहीं चिपकते हैं। लेकिन जो शिराएं होती हैं उसकी जो पतली होती है, क्या इसकी जो परत होती है, स्तर होती है, वो क्या होती है? पतली होती है ना। और इसमें इलास्टिन की मात्रा भी, इलास्टिन तंतु की मात्रा भी क्या होती है? कम होती है। इसलिए जब इसमें रक्त की कमी हो जाता है ना तो ये आपस में चिपकने लगते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें धीमी गति, तो इसमें धीमी गति पाई जाती है। धीमी गति क्यों पाई जाती है? देखिए धमनी तो क्या है कि हृदय से ही सभी रक्त को ले जाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये ला रहा है, मतलब नीचे से ला रहा है, तो नीचे से ला रहा है तो फिर इसमें दाब जो है वह कम लगता है। और देखिए यहाँ पास अर्धचंद्राकार कपाट लिखा है। तो अर्धचंद्राकार कपाट क्या है? देखिए तो इसमें अर्धचंद्राकार कपाट इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि नीचे से आने वाली जो रक्त है उसको अगर दाब नहीं लग पा रहा है तो नीचे फिर से नहीं जाती है, वो कपाट बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब आने के लिए ये मतलब खुलने के लिए तो आते टाइम ये खुल जाएगा, लेकिन अगर रक्त पीछे हो गया है कुछ कारण से तो ये रक्त फिर से पीछे या नीचे नहीं जाएगा। अब ये अर्धचंद्राकार कपाट आप समझ गए। अब इसमें 3 स्तर, तो जैसे धमनी में 3 स्तर पाए जाते थे उसी प्रकार इसमें भी 3 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है बाह्य स्तर है, जो बाहरी स्तर है वो स्तर जो है वह धमनी के मुकाबले इसमें
शिरा में क्या होगा, विकसित होगा, अधिक विकसित होगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मध्य स्तर और अंतः स्तर है वो थोड़ा सा कम विकसित होगा, ठीक है। अब देखिए ये नीले रंग का दिखाई देता है। नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? जो रक्त होते हैं वह उसमें ऑक्सीजन घुला नहीं होता है, इसलिए इसमें जो शिरा है वह नीले रंग की दिखाई देती है। ये आपको समझना है और ये आप समझ गए हैं। और इसमें एक चीज़ और बताना है कि जो सतह है ना, सतह, तो उसके ऊपरी भाग में पाए जाते हैं कौन, शिराएं, और निचले भाग में धमनी। हम अपने शरीर में भी कुछ नस जो होती है, जैसे कि यहाँ पास दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको, तो ये है भैया शिराएं, ठीक है। इसमें ज़्यादा अच्छा दिखेगा क्या? नहीं, हल्की नीली रंग की जो दिखाई देती है ना ऊपर भाग में, उसी को क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं, क्योंकि यह ऊपरी सतह में होती हैं। निचली सतह, आंतरिक सतह में कौन होती है, धमनी होती है, इसलिए दिखाई नहीं देती हैं। तो ये आपको समझना था, ये आप समझ चुके हैं। चलिए अब समझते हैं केशिकाएं क्या होती हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और केशिका को समझते हैं। और यहाँ पास ये मत समझिएगा कि इसी को याद रखेंगे फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि है क्या, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है वो आधा अधूरा है। जैसे कि धमनिकाएं हैं, अब ये धमनिकाएं हैं जो आपको पता होगी कि धमनी की जो पतली पतली शाखाएं होती है, जो विभाजित हो जाती हैं पतली पतली शाखाओं में, उसे क्या कहते हैं, धमनिकाएं कहते हैं। तो यही धमनिकाएं जो होती है वह पतली शाखाओं में और विभाजित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं, ठीक है। यहाँ पास ये आपको ध्यान में रखना है एक बात कि ये जो धमनिकाएं हैं वही केशिकाएं हैं, समझिए। लेकिन धमनी के जो पतले पतले जो शाखाएं हैं उसे हम कह रहे हैं धमनिकाएं, और धमनिकाएं के पतली पतली शाखाओं को हम केशिकाएं कह रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास बाह्य तथा मध्य स्तर शिराएं होती है और जो अपनी धमनी होती है, तो दोनों में 3 स्तर पाए जाते हैं, है ना। एक होता है बाह्य स्तर, एक होता है मध्य स्तर, एक होता है अंतः स्तर। लेकिन इसमें बाह्य और मध्य स्तर पाए ही नहीं जाते हैं, सिर्फ अंतः स्तर ही पाया जाता है। और यही अंतः स्तर के कारण, मतलब अंतः स्तर पाए जाने के कारण इसमें जो पदार्थों का आदान प्रदान है वह होता है, ठीक है। अब वो होता कैसे है, क्या है, हम अभी कार्य नहीं समझ रहे हैं ना। धमनी और शिरा का जब हम तंत्र पढ़ेंगे, धमनी तंत्र, शिरा तंत्र, है ना, तो उसमें हम समझेंगे कि इसके कार्य क्या है, ठीक है। बाकी हम अभी फिलहाल ऐसी अभी जानकारी ले रहे हैं कि केशिकाएं क्या होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो केशिकाएं होती है ना, वह शरीर के अलग अलग अंगों तक, ऊतकों तक यह बिखरी होती हैं। केशिकाएं अलग अलग बिछी होती है अलग अलग जगह शरीर के, ठीक है। और इन्हीं को एक साथ हम शिरिकाएं कहते हैं या शिरिका कहते हैं। यही शिरिका जो होती है वह शिराएं बनाती हैं, ठीक है। देखिए धमनी तथा शिराएं आपस में जुड़ी होती हैं, यहाँ पर बोला गया है। तो ये धमनी और शिराएं आपस में जुड़ी कैसे होती हैं, तो इन्हीं केशिकाओं के द्वारा जुड़ी होती हैं। कौन, धमनी तथा शिराएं, ठीक है। अब देखिए ऊतक द्रव। ऊतक द्रव क्या है, तो केशिकाएं और कोशिकाएं, कोशिका अलग है, केशिका अलग है, ठीक है ना। तो केशिकाएं और कोशिकाएं दोनों के मध्य, मतलब दोनों के बीच में एक द्रव भरा होता है, ऊतक द्रव, ठीक है। ऊतक द्रव क्या करता है कि इसी के माध्यम से, ऊतक द्रव एक माध्यम है, ठीक है, और इसी के माध्यम से क्या होता है कि जो कोशिका के वर्ज्य पदार्थ हैं वह केशिका में जाते हैं, और केशिका के जो अच्छे पदार्थ हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वह कोशिकाओं में जाते हैं। मतलब इसमें जो मैंने बताया था ना, पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो इसी के आधार पर होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि केशिका होती क्या है, ठीक है। अब केशिका तो आप समझ गए है कि नहीं। अब हम अगले वीडियो में हम समझेंगे कि शिरा तंत्र क्या होता है, धमनी तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो दोनों को हो सकता है अलग अलग वीडियो में समझे या एक ही वीडियो में समझे, वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि धड़कन उत्पन्न कैसे होता है, ठीक है, और धड़कन की उत्पत्ति को अच्छे से समझा दिया है। तो इसको जाके देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।